बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 2 पे बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर 2 आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। चैप्टर 2 है द बिजनेस, टैक्स एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या चीज़ें सीख सकेंगे, क्या क्या चीज़ें जिन पे आपको ग्रिप आ जाएगी। आफ्टर स्टडिंग चैप्टर 2 यू शुड बी एबल टू नंबर 1 डिस्क्राइब्स द 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन यूनाइटेड स्टेट एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच। क्योंकि ये बुक के मुताबिक तो यूनाइटेड स्टेट्स की 4 फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होंगी, लेकिन मैं पाकिस्तान की फॉर्म ऑफ बिजनेसेस भी आपको साथ बताऊंगा ताकि आप इसको पाकिस्तान के सिनेरियो में भी देख सकें कि कौन कौन सी हो सकती हैं। बुक ने क्योंकि ये दी है तो वो भी बताऊंगा और पाकिस्तान की भी बताऊंगा। देन आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे हाउ टू कैलकुलेट द कारपोरेशंस टैक्सेबल इनकम एंड हाउ टू डिटरमिन द कारपोरेट टैक्स रेट बोथ एवरेज एंड मार्जिनल। तो आप ये चीज़ समझ सकेंगे कि कारपोरेशंस के टैक्सेबल इनकम किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और उस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिनल टैक्स कैसे किया जाता है और एवरेज टैक्स किस तरह से लिया जाता है। तो आप इस चैप्टर को करने के बाद ये अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे कि वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन जिससे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसमें डिफरेंट डेप्रिसिएशन के मेथड हैं जो कि टैक्सेशन के हवाले से और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के हवाले से हैं, वो भी हम इसमें जिक्र करेंगे और आप उसको समझेंगे। देन शायद यहाँ तक हम पार्ट 1 में बात करेंगे और फिर हमारा पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये इसकी 48 स्लाइड्स हैं, पहले 25 स्लाइड्स जो हैं वो डेप्रिसिएशन तक ख़त्म होंगी, तो हम डेप्रिसिएशन तक बात करेंगे। अगला जो इसका लेक्चर होगा, सेकंड पार्ट इसका होगा, वो सेकंड पार्ट में आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे वाई एक्वायरिंग द एसेट्स थ्रू द यूज़ ऑफ डेट फाइनेंसिंग, कि आप डेट फाइनेंसिंग यूज़ करते हुए क्यों एसेट खरीदेंगे। जब आपके पास इक्विटी है तो डेट फाइनेंसिंग क्यों यूज़ करेंगे। एंड ऑफर अ टैक्स एडवांटेज ओवर बोथ कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक फाइनेंसिंग। तो उसमें टैक्स के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि जब आप प्रेफर्ड स्टॉक लेते हैं या कॉमन स्टॉक लेते हैं, तो ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों कंपनीज जो हैं इक्विटी से डेट की तरफ जाती हैं, उसमें टैक्स एडवांटेजेस क्या हैं। देन आप ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे डिस्क्राइब्स द पर्पस एंड मेकअप ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हैं, उनमें काम किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उसकी असेसमेंट होती है। और फिर देन डिमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लेटर राइटिंग ऑफ द मेजर रेटिंग एजेंसीज हेल्प यू टू जज द सिक्योरिटीज डिफॉल्ट रिस्क। तो जो मेजर रेटिंग एजेंसीज हैं वो आपको डिफ़ॉल्ट रिस्क का किस तरह से बताती हैं और आप किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए रिस्क से बच सकते हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ आप नहीं जाएंगे। तो देन आप अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, के इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, कैसे वो रेट लगता है, एंड रिलेट इट टू द यील्ड कवर की भी हम बात करेंगे। तो अगर हम बिजनेस इस चैप्टर की बात करें जिसमें द बिजनेस, टैक्स एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट आता है, तो उसमें सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, फिर हम टैक्स एनवायरनमेंट की बात करेंगे और देन फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। पहले बिजनेस क्या है, इसकी फॉर्म्स किस तरह से होती हैं और किस तरह से इस्टेब्लिश होता है, किस तरह क्या करता है, फिर देन उस पर टैक्सेशन किस तरह से लगती है, क्या टैक्सेस के रेट हैं, डेप्रिसिएशन क्यों अलाउ होती है, मार्जिनल टैक्स क्या है, एवरेज टैक्स क्या है। देन उसके बाद हम फाइनेंसिंग किस तरह से कर सकते हैं इन बिज़नेस की को, क्योंकि बिज़नेस को मेन फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो फाइनेंसिंग हम कहाँ से करेंगे, हम डेट से करेंगे, इक्विटी से करेंगे, दोनों को मिला के करेंगे, एक बैलेंस इसमें लाएंगे, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट की बात करें तो यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए हैज़ अ 4 बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए में
चार हैं बिजनेस फार्म में, जो क्या है, एक पहली सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पाकिस्तान में भी जो है वो 3 फार्म्स हैं मोस्टली यूज़ होती है, जिसमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप ये सेम है, इसमें पाकिस्तान में भी यूज़ होती है और उधर यूएसए में भी। सेकंड वन है पार्टनरशिप जर्नल एंड लिमिटेड। ये पार्टनरशिप जो है ये पाकिस्तान में भी इसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सनस कहते हैं और पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो ये दो तरह की होती हैं, एक जर्नल होती है, एक लिमिटेड होती है। जर्नल वो है जिसमें आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड वो है जिसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन कारपोरेशंस आ जाती हैं, जिनको हम कंपनीज कहते हैं पाकिस्तान में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी उसको कहते हैं, लिमिटेड कंपनीज भी कहते हैं, कारपोरेशंस हैं, ये फार्म है। और देन जो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज का ज़्यादा कंसेप्ट अमेरिका में है, पाकिस्तान में बहुत कम है इसका। तो मोस्टली उसको कारपोरेशंस में ही इंक्लूड किया जाता है, सिंगल मेंबर कंपनी उसको हम कह देते हैं, और कारपोरेशंस में ही हम डील करते हैं। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट में सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की जाए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बेसिकली वो सिंगल पर्सन की है, जिसमें पाकिस्तान में इंडिविजुअल हम उसको कहते हैं, इंडिविजुअल पर्सन है या सिंगल पर्सन है जिसकी ये बिजनेस होता है। ए बिजनेस फॉर्म फॉर विच देयर इज अ वन ओनर, एक ही ओनर इसमें होता है। द सिंगल ओनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ऑल डेट्स ऑफ द फर्म। तो जो सिंगल ऑनर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि वो क्योंकि सिंगल ऑनर है और उसके बिजनेस पे अगर कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो उसने वो सारी पे ऑफ करनी है, इसकी लिमिटेड नहीं है लाइबिलिटी। जैसे अगर उसको फ़र्ज़ किया बिजनेस की लाइबिलिटीज़ के लिए अपनी पर्सनल चीज़ें भी बेचनी पड़ती हैं और वो पे ऑफ करनी पड़ती हैं, तो वो उसको बेचनी होंगी क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो ये जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पहले इंडिविजुअल बिजनेसेस ही होते हैं। और अगर हम बिजनेस इनकम की बात करें, इज़ अकाउंटेड फॉर ऑन योर पर्सनल इनकम टैक्स फॉर्म। तो एक जो पर्सनल इनकम टैक्स फॉर्म होता है उसी में ही इंडिविजुअल बिजनेसमैन की और पर्सनल बिजनेसमैन की अकाउंट हो जाती है। तो इसकी अगर हम समरी पेश करें कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस में ये है कि ये सिंप्लिसिटी इसमें होती है, बड़े आराम से आप इसको सेटअप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लो सेटअप कॉस्ट होगी इसकी, क्विक सेटअप हो जाएगा आराम से, आज सोचें कल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और सिंगल टैक्स फाइलिंग ऑन द इंडिविजुअल फॉर्म, जो आपका एक रिटर्न आपने अपनी एज ए इंडिविजुअल फाइल करनी थी उसी में आपकी बिजनेस फाइल हो जाएगी, तो इसके लिए अलहदा रिटर्न भी नहीं फाइल करनी पड़ेगी। सेम है पाकिस्तान में भी और उसमें भी। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में यह है कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कि सारी जिम्मेदारी बिजनेस के अगेंस्ट अगर कोई खुदा न खास्ता लॉस हो जाता है या उसमें कोई आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं, तो फिर आपको चाहे पर्सनल एसेट्स भी बेच के वो पूरी करनी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होंगी। तो सेकंड वन है हार्ड टू रेज द एडिशनल कैपिटल, क्योंकि आप सिंगल पर्सन है, सिंगल ही आपने सारा सरमाया इकट्ठा करना है, तो अपने से ही आपने करना पड़ेगा। तो ये मुश्किल होगा कि आप कैपिटल इकट्ठा करना ज़रा मुश्किल होता है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आपके आइडेंटिटी कार्ड पे ये रजिस्टर्ड होता है बिज़नेस और या आपके नाम पे ही होता है, तो इसमें ट्रांसफ़र इजी नहीं होती। जिस तरह से शेयर आराम से आप ट्रांसफ़र कर देते हैं कि किसी को भी सेल कर दिए ट्रांसफ़र हो गई, इस तरह ये बिज़नेस जहाँ तो पहले क्लोज़ करना पड़ेगा हर जगह बंद करके, तो फिर नए नाम से करना पड़ेगा, इसलिए इसकी ये डिसएडवांटेज है। तो अगर हम करें बात बिजनेस एनवायरनमेंट में पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्या होता है, ए बिजनेस फॉर्म इन विच 2 और मोर इंडिविजुअल एक्ट एज अ ओनर, कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं और वो सारे ओनर होते हैं उसमें, मतलब 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो जो बिजनेस इनकम है इज अकाउंटिंग फॉर ऑन ईच पार्टनर्स पर्सनल इनकम टैक्स फॉर्म। तो उसकी जो पार्टनरशिप में पहले तो पार्टनरशिप की रिटर्न फाइल होगी, जिसमें उस फर्म का जितना टैक्स बनेगा वो टैक्स पे करने के बाद जितनी इनकम डिवाइड होगी
पार्टनर्स के शेयर के मुताबिक, अगर 2 हैं 50-50 है तो 50-50% हो जाएगी, अगर 3 है 33.3% है तो वो इस तरह से हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कि कोई एक 60% का पार्टनर हो, एक 40% का, तो जितनी आफ्टर टैक्स इनकम होगी वो उसके पर्सनल इनकम में चली जाएगी और टैक्स एक्सपेंस इसमें हो जाएगा। अगर हम पार्टनरशिप की टाइप्स की बात करें तो पार्टनरशिप की 2 टाइप्स हैं। एक जनरल पार्टनरशिप है। जनरल पार्टनरशिप ऐसी होती है जिसमें all the partner have unlimited liability and are liable for all obligations of the partnership। तो अगर एक पार्टनर के पास रिसोर्सेज कम है, दूसरे के पास बहुत ज़्यादा है और बिजनेस पे अगर लोन बहुत ज़्यादा आ गया तो लाइबिलिटी जो जिसके पास ज़्यादा है तो उसको सारी पे करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, एक लिमिट नहीं क्रॉस होती है आपकी। तो ये है जनरल पार्टनरशिप। अब जो लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप हैव अ लायबिलिटी लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि कंपनी में हम करते हैं, जितने शेयर्स खरीदते हैं तो आपकी उतनी ही लायबिलिटी होती है। इसी तरह जो लिमिटेड पार्टनरशिप है उसमें भी जितना आपका शेयर होगा उतनी ही लायबिलिटी होगी इन्वेस्टर्स की। लेकिन ये इन्वेस्टर्स की होगी, at least one general partner is required and all general partners have unlimited liability। तो इसमें एक एट लीस्ट जो जनरल पार्टनर होना चाहिए, तो वो जो जनरल पार्टनर होगा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो सकती है। तो अगर इसकी समरी देखी जाए पार्टनरशिप की तो उसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज है कैन बी सिंपल, जैसे इंडिविजुअल बिजनेस आराम से हम बना सकते हैं, इसी तरह सिंपली पार्टनरशिप भी बन जा सकती है। लो सेटअप कॉस्ट हायर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। सेटअप कॉस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह लोअर होती है लेकिन उससे कुछ ज़्यादा होती है। रिलेटिवली क्विक सेटअप, तो ये भी आराम से, जैसे इंडिविजुअल बिजनेसमैन है इसी तरह से ये भी आराम से बन जाती है। और लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर लिमिटेड पार्टनर्स, जो लिमिटेड पार्टनर हैं उनके लिए लिमिटेड लाइबिलिटी ही होगी, ये इसका एक एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी फ्रॉम अ जनरल पार्टनर, जो जनरल पार्टनर होगा उसके लिए तो वो इंडिविजुअल बिजनेस की तरह अनलिमिटेड ही लाइबिलिटी होगी। तो डिफ़िकल्ट टू रेज अ एडिशनल कैपिटल बट ईजियर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। ज़ाहिर है अब 2 बंदे मिल गए हैं या 4 मिल गए हैं तो उनके लिए ईजियर होगा कैपिटल इकट्ठा करना देन सोल प्रोप्राइटर, लेकिन कंपनी की तरह वो इजी नहीं कर सकते, वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ डिफ़िकल्ट, तो इंडिविजुअल की तरह से इसकी भी ट्रांसफ़र जो है वो डिफ़िकल्ट है, शेयर की तरह आराम से आप नहीं बेच सकते। अगर हम बात करें कारपोरेशंस की, तो कारपोरेशन क्या होते हैं, ए बिजनेस फार्म लीगली सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। जो कारपोरेशंस में होता है ये इस तरह की फार्म होती है कि ओनर और होते हैं और बिजनेस और कोई चला रहे होते हैं। ओनर्स जो होते हैं वो बेसिकली शेयर होल्डर्स होते हैं और जो बिजनेस चला रहे होते हैं वो मैनेजमेंट होती है। तो ओनर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं और जो उनकी बिहाफ पे एजेंट जो है, उनकी मैनेजमेंट जो है उसकी बिहाफ पे वो बिजनेस चला रही होती है। तो ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी होती है, ये किसी के खिलाफ केस कर सकती है, इसके खिलाफ केस हो सकता है, इसके नाम पे एसेट्स हो सकते हैं, तो एसेट्स ओन कर सकती है और लाइबिलिटी भी इसके नाम पे हो सकती है, ये सू भी कर सकती है और इसके खिलाफ सू भी हो सकता है। तो जो बिजनेस इनकम इसकी होगी इज अकाउंटेड फॉर ऑन द इनकम टैक्स फॉर्म ऑफ द कारपोरेशन। तो कारपोरेशन का जो इनकम टैक्स का रेट लगेगा वही कंपनी को कारपोरेशन को इनकम टैक्स का रेट जो कि फिक्स होता है और ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो आजकल 29% है, तो इसमें 29% कंपनी को टैक्स लगेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट होगा उसको आगे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है अपने पार्टनर्स को। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट किया उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है, उसके अलावा आपके पर्सनल एसेट्स को कोई नहीं कह सकता। वजह यह है कि है कंपनी और जितने आपने शेयर खरीदते हैं मैक्सिमम ये है कि वो शेयर्स की आपकी लाइबिलिटी है। इजी ट्रांसफ़र ओनरशिप, आपने आज कहें जी आपके पास जितने भी शेयर हैं किसी कंपनी की स्टॉक मार्केट में, अपने ब्रोकर को कोई वो सारे बेच देगा,
आप ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और ईजियर टू रेज़ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कैपिटल, ज़ाहिर है कंपनीज़ में जब शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपनीज़ की गुडविल ज़्यादा होती है, तो वो आपको शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना इजी होता है, कैपिटल लेना इजी होता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी कंपनीज़ को ज़रा इजी फील करते हैं और वो कंपनी को मोस्टली फंड्स दे देते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डबल टैक्सेशन है। डबल टैक्सेशन इस तरह से है कि पहले तो कंपनी अपनी रिटर्न फाइल करेगी जब, तो उसमें जितनी भी उसकी टैक्सेबल इनकम है उस पर एक फिक्स रेट, जैसे कि पाकिस्तान में 29% है, 29% से उस पर टैक्स लग गया। तो अब जो आफ्टर टैक्स इनकम बनी, उस इनकम को जब आपने डिविडेंड देना है कंपनी से, डिविडेंड देगी तो जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जाएगा उस पर फिर 15% टैक्स लगेगा। इट्स मीन 29 + 15 44% टैक्स हो गया, 2 स्टेजेस पे टैक्स लगा। तो ये एक कंपनी का डिसएडवांटेज मोस्टली समझा जाता है कि डबल टैक्सेशन होती है। मोर डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश, अब एस्टैब्लिश करना यकीनन बहुत डिफ़िकल्ट है दैन सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, कि इसके लिए आप सबसे पहले तो SACPA उसका देखें, नाम अवेलेबल है, फिर उसके बाद उसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनेंगे, रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद आप कैपिटल उसका कलेक्ट करेंगे, रिसोर्सेज फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करेंगे, तो वो सारा मुश्किल हो जाता है कुछ इस्टेब्लिश करना। तो मोर एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड मेंटेन, जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो इनको जब आपने करना है, क्योंकि इस पे रेगुलेटर्स ज़्यादा हैं, इसे SCCP की रेगुलेशंस होगी, FBR की होगी, तो इस पे रेगुलेशंस क्योंकि ज़्यादा होंगी, तो इसलिए इसके ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाने पड़ेंगे, तो इसलिए इसकी एक्सपेंसिव होता है इसका सेटअप करना, तो ये एक मुश्किल बात है। अगर हम बात करें जो अमेरिका में फोर्थ थिंग थी कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी एक कारपोरेट स्ट्रक्चर वेयर बाई अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज डेट आर लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में ये होता है कि जो कंपनीज के डेट्स हैं उनके लिए जो पर्सन है वो लायबल नहीं होता, वो कंपनी ही देगी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसको LLC भी हम कहते हैं, डिफर स्लाइटली फ्राम वन कंट्री टू द नेक्स्ट, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो इसका ला मुख्तलिफ होता है। हाउएवर इट इज़ essentially a hybrid entity that combines the characteristics of corporation and partnership or sole proprietorship। तो इसको जो है आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ों का मिक्सचर हो के एक चीज़ बनती है कि जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, सोल पर सिंगल पार्टनर होगा, और इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलके एक हाइब्रिड सी बनती है, उसको LLC कहते हैं। वाइल द लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर इज़ द सिमिलर टू द कारपोरेशन। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर है, जैसे कि कारपोरेशन में आपके जितने शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है और उतनी आप कर सकते हैं, इसी तरह आप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में कर सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लो थ्रू टैक्सेशन टू द मेंबर्स ऑफ LLC इज़ अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो जिस तरह से वो होता है कि कंपनीज को पहले टैक्स दे के फिर डिविडेंड देते हैं तो उस पर फिर टैक्स लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में ये है कि एक दफ़ा टैक्स दे दिया तो बाकी सारा फिर पार्टनरशिप की तरह पार्टनर्स के बाद ही चला जाएगा। तो इसकी जो बिजनेस इनकम इज़ अकाउंटेड फॉर वन ईच मेंबर्स इंडिविजुअल इनकम टैक्स फॉर्म। तो इसी तरह जैसे पार्टनरशिप में इंडिविजुअल मेंबर्स के पार्टनरशिप उसमें चली जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इसी तरह इसमें भी होगी। तो अब जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, इसके अगर इन्वेस्टोपीडिया एक्सप्लेन्स करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो हैं, आल्दो LLCs हैव सम अट्रैक्टिव फीचर, दे आल्सो हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। तो कहते हैं जी कुछ इसके एडवांटेजेस भी, नंबर ऑफ एडवांटेजेस क्या हैं, स्पेशली इन रिलेशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरपोरेशन, के कॉरपोरेशन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। LLC has to be dissolved upon the death of the bankruptcy of a member, unlike a corporation। जैसे कि कॉरपोरेशंस जो हैं वो तो उसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती कि उसका एक ओनर अगर मर गया है या बैंकरप्ट हो गया है तो वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ख़त्म हो जाती है। विच कैन एग्जिस्ट इन
परपेचुइटी, ये जो कंपनीज होती हैं वो रहती हैं, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आल्सो LLC मे नॉट बी अ सूटेबल ऑप्शन व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाउंडर्स इज टू इवेंचुअली बिकम अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनानी हो तो फिर भी LLC जो है ना वो आगे पब्लिक लिस्टेड नहीं बन सकती, इसलिए वो ऑप्शन फिर उसमें नहीं लेगी, उसमें फिर कारपोरेशन ही ऑप्शन रह जाती हैं। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज ये है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है जैसे कि कंपनीज में है, और फिर एलिमिनेट डबल टैक्सेशन से भी बचत होगी, क्योंकि कंपनीज में हमें ये है कि लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती थी लेकिन टैक्स डबल था, तो इसमें टैक्सेशन डबल नहीं है, वो एक ही दफ़ा देना पड़ेगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ओनर्स, तो नंबर और टाइप्स ऑफ ओनर पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मर्जी जितने मर्जी हो जाएं। इजी टू रेज द एडिशनल कैपिटल, जब आप मेंबर ज़्यादा बना लेंगे, पार्टनर उसमें डायरेक्टर्स ज़्यादा होंगे या शेयर होल्डर्स ज़्यादा होंगे तो आपके लिए ईजी होगा कि आप कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड लाइफ है जनरली, जैसे कि वो बैंकरप्सी ये डेथ ऑफ द ओनर से ये ख़त्म हो जाती है, और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप डिफ़िकल्ट जनरली, कंपनीज की तरह शेयर आराम से जाके ख़रीद लें तो वैसे नहीं होता, थोड़ा सा उससे डिफ़िकल्ट है जिस तरह से पार्टनरशिप वगैरह में होता है। अच्छा, अब हम कारपोरेट इनकम टैक्स की बात करते हैं कि कंपनीज जो हैं उनको इनकम टैक्स किस तरह से देना पड़ता है और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कारपोरेट्स हैं, टैक्सेबल इनकम है, टैक्स है एट लीस्ट बट लेस देन रेट, और टैक्स कैलकुलेशंस क्या होंगी, जैसे कि अगर ज़ीरो है लेकिन लेस देन 50,000 है तो उसका रेट जो है 15% होगा। ठीक है, तो 15% पे आप जब उनको करेंगे तो जो उसकी आ जाएगी, फिर अगर 50,000 एट लीस्ट है और लेकिन लेस देन 75,000 है तो देन उस पर 25% होगा, तो उसमें जो पहले वाला होगा और उसमें प्लस वो मिलके तो पूरा इसका टैक्स बन जाएगा। और फिर जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, प्रोग्रेसिव है कि वो इंक्रीज़ होके बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि 1 मिलियन पे जाके ये स्टेट हो जाता है 34%, सॉरी 10 मिलियन पे जाके वो बढ़ रहा था, जो 39 मैक्सिमम हुआ, तो जब वो इंक्रीज़ हुआ तो 34 अब इस पे रेट डिक्रीज़ हो गया टैक्सेशन का, और फिर उसके बाद दोबारा फिर 35, और ये क्योंकि अमेरिका का ला है उसके मुताबिक है, लेकिन अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो फिर उसमें 29% स्टेट उसका टैक्स का रेट होगा। इनकम टैक्स की एग्जांपल अगर हम बात करें तो लिसा मिलर्स ऑफ बास्केट वॉन्डर्स BW बास्केट वॉन्डर इज कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स लाइबिलिटी, मार्जिनल टैक्स रेट एंड एवरेज टैक्स रेट फॉर द फिजिकल ईयर एंडिंग December 31st. BW's corporate taxable income for this fiscal year is $250,000 थी उसकी, तो उस पर हम टैक्स किस तरह से लाइबिलिटी करेंगे। इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्या है जी, 250,000, इसमें से माइनस करेंगे 100,000, तो इसकी आ जाएगी रेट। अब हम जब उसको 39% का जब रेट से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो टैक्स का रेट है कैलकुलेट होके टोटल ये आ जाएगा इस तरह से। तो मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो क्योंकि 39% है इसलिए हमने 39% उसका रेट लगाया, और जो एवरेज टैक्स रेट है वो है इसका जो बाकी इसमें बचेगी उस पे 32.3% है, तो इस तरह ये टोटल दोनों इकट्ठे होके उसका टैक्स लग जाएगा। लें जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ज़रा क्रिटिकल भी है, ये स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम आती है इसको समझने के लिए कि इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो टैक्सेशन की वजह से या काउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से बनाए जाते हैं। तो इसमें जो डेप्रीसिएशन है, पहली बात तो ये है कि डेप्रीसिएशन है क्या, आप उसको अंडरस्टैंड करें। डेप्रीसिएशन बेसिकली ये है कि आप जब नया एसेट लेते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। कि अगर आपने एक न्यू गाड़ी ली, कार ली सपोज, उसको आपने पहले साल में ख़रीदा तो अगले साल क्योंकि वो उसको चलेगी और वियर एंड टीयर्स होंगे, या मशीनरी है, नई मशीनरी आई है, पहले साल उसकी एफिशिएंसी कुछ और होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम साल के बाद कुछ और हो जाएगी।
तो मतलब ये है कि वो उसको प्रॉब्लम हो गई, तो उसको डेप्रीसिएट हो गया। तो इसको डेप्रीसिएशन जो एक्सपेंस होता है वो डिडक्टिबल अलाउंस होता है कि इनकम में से जितनी डेप्रीसिएशन होगी उतनी हम निकाल लेंगे, ताकि वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस माइनस होगा तो बाकी इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम पढ़ें तो डेप्रीसिएशन रिप्रेजेंट द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल एसेट, कि सिस्टमेटिकली हम कॉस्ट एलोकेट करते हैं एसेट्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। किस मकसद के लिए? एक तो मेन मकसद है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम करेंगे। जाहिर है कि हम अगर 10 साल बाद जाएंगे तो हमारी मशीनरी की वैल्यू वो तो नहीं रहेगी, वो तो उसकी डेप्रीशिएट हो चुकी होगी। तो इसलिए अगर हम 10 साल या 5 साल में उसको डिवाइड कर देंगे कि कितना कितना एक्सपेंस उसका हो रहा है, तो वो इस तरह से वो डेप्रीसिएशन काउंट हो जाएगी। और फिर दूसरा इसका मकसद है टैक्स पर्पस, और दोनों भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो किस तरह से डेप्रीसिएशन आपको अलाउ करती हैं और आप किस तरह से इसको डेप्रीसिएशन करते हैं, ये मुख्तलिफ इसके मेथड्स हैं। उनको अब मैं पहले जिक्र करूँगा, तो आपने ज़रा ज़हन में रखना है। कैलकुलेशन उसकी थोड़ी टेक्निकल है, तो वो भी समझने की कोशिश करें। जनरली प्रॉफिटेबल फर्म्स प्रेफर टू यूज़ एन एक्सेलरेटेड मेथड फॉर टैक्स रिपोर्टिंग पर्पस। तो जो प्रॉफिटेबल फर्म्स हैं वो एक्सेलरेटेड मेथड जो है इसका वो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करती हैं। अगर हम कॉमन टाइप ऑफ डेप्रीसिएशन की बात करें, क्या क्या हो सकती हैं उसमें सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन मेथड। SL से ये होगा, आगे आपने याद रखना है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? अगर सिंपली के एक एसेट आपने लिया और उसकी 5 ईयर वैल्यू है, तो आप उसको सिंपली 5 पे डिवाइड कर देंगे और आपका हर साल की डेप्रीसिएशन डाल देंगे। दूसरी जो है एक्सेलरेटेड टाइप। एक्सेलरेटेड टाइप में ये दो किस्में हैं, इसको ज़रा आपने ज़हन में रखना है। इसमें एक है डबल डिसेंडिंग बैलेंस, DDB, डबल डिसेंडिंग, उसकी डबल डिसेंडिंग होती है पहले किसी साल में और किसी में कम जाके होती है। और दूसरी है मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। इसको हम आगे पढ़ेंगे MACRS। और जो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस है उसको DDB पढ़ेंगे। तो ये अब हम इसका आगे देखते हैं क्या है कि डेप्रीसिएशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लिसा मिलर्स ऑफ बास्केट वाउंडर्स BW इज कैलकुलेटिंग द डेप्रीसिएशन ऑन द मशीन विद द डेप्रीसिएबल बेसिस ऑफ $100,000 a 6-year useful life and 5-year property class life. Then she calculate the annual depreciation charge using the MACRS method. टेबल 2.1 प्रॉपर्टी क्लासेस अंडर MAC, ये इसकी बुक में दी हुई है डेफिनेशन। तो इसमें क्या होगा, MACRS एग्जांपल्स जो है इसमें एसेट्स आर डेप्रीसिएशन बेस्ड ऑन द वन ऑफ 8 डिफरेंट प्रॉपर्टी क्लासेस। तो प्रॉपर्टी की जो डिफरेंट 8 क्लासेस हैं उनमें से वन के साथ इसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की जाती है। जनरली दी हाफ ईयर कन्वेंशन इज यूज। तो कन्वेंशनली हाफ ईयर जो है पहले के कन्वेंशन इसमें पहले में यूज़ किया जाता है। डेप्रीसिएशन इन एनी पार्टिकुलर ईयर्स इज़ द मैक्सिमम, किसी खास ईयर में जाके वो डेप्रीसिएशन मैक्सिमम भी हो जाती है ऑफ द डबल डेप्रीसिएशन के DDB जो है और स्ट्रेट लाइन हो जाती है, या किसी में जाके स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ए स्विच ऑफ डेप्रीसिएशन मेथड इज़ मेड फ्राम DDB एंड स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट्स। तो जिसकी एग्जांपल आगे एक कैलकुलेशन हुई है उसको हम करेंगे। तो हमने जब ये बात की थी कि अगर हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन करते हैं तो डेप्रीसिएशन चार्जेस क्या बनते हैं और नेट बुक वैल्यू क्या होगी। ये है ACRS एग्जांपल्स के तहत, जिसमें हमने कहा कि हाफ ईयरली उसको डबल करेंगे हम, तो क्या होगा 5 साल पे इसको डिवाइड करना है तो 1/5 हो जाएगी। $100,000 थे तो उसकी 1/5 के लिए करेंगे और हाफ ईयरली उसको डबल करना है। तो हाफ के लिए 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी 2 होगा और 1/5 ऑफ दिस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $20,000। पहले साल में उसकी जो डेप्रीसिएशन चार्ज है
वो $20,000 होगा और $20,000 आप एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो आपके एक्सपेंस में ये डिडक्टिबल अलाउंस होगा और आपके उतने से प्रॉफिट कम होगा और फिर ये टैक्स कम देना पड़ेगा। तो बाकी जो नेट वैल्यू क्योंकि 100,000 थी तो उसमें 20,000 जब माइनस करेंगे तो 80,000 उसकी बुक वैल्यू रह जाएगी। तो इसी तरह अगले में उसने कहा था कि डबल होगी कुछ सालों में, तो डबल करने के लिए उसको 2 से 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80, हालांकि अगर स्टेट में उसमें जाते तो हमारा ये होना था कि 5 पे डिवाइड कर देना था, 20,000 हो जाता। लेकिन ये क्योंकि ACRS एग्जाम्पल इसके मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो डबल जब होगी तो 1/5 पे डबल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साल में ये 32,000 और दूसरे में 90,000, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/5 है और जो बुक वैल्यू बची है उसको करना होता है। तो अब जब अगला साल आ जाएगा तो फिर इसमें बाकी जितने 2.5 साल बचे हैं तो उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड पे 2.5 साल पे डिवाइड कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो इस तरह से जब लास्ट बचा है जो 0.5 आपने पहले पे यूज़ किया था उसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके तो इस तरह से ये टोटल डेप्रीसिएशन जो है इस एसेट्स की इन 6 ईयर में कंप्लीट हो जाएगी। DD विद हाफ ईयर कन्वेंशंस फॉर द फर्स्ट 3 ईयर देन शिफ्टेड टू SL मेथड के हाफ ईयर कन्वेंशन से पहले 3 साल में इसमें इस तरह से किया, फिर इसको स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर दिया और फिर ये इस तरह से आपकी टोटल हो गई। तो MACRS शेड्यूल्स में अगर हम बात करें कि रिकवरी ईयर्स कितने हैं, प्रॉपर्टी क्लासेस क्या हैं, 3 ईयर्स की क्लास हैं तो पहले में 33%, दूसरे में 44% और फिर 14% और फिर 7% अगर 3 साल पे हमने डिवाइड करनी है। लेकिन अगर 5 में करेंगे तो जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल की थी उस एग्जांपल में पहले में 20% और फिर 32 और जो हमने अभी एग्जांपल की है उसकी ये एग्जांपल है। और अगर हम 7 ईयर पे करेंगे तो फिर 7 ईयर की ये एग्जांपल होगी कि पहले में 14.29%, दूसरे में 20। तो दूसरे साल में सबसे ज़्यादा इस MACRS मेथड के तहत सबसे ज़्यादा दूसरे साल में डेप्रिसिएशन होती है। तो इस तरह से इसको 7 साल में वो 4 के बाद उसको स्ट्रेट लाइन मेथड में आ जाएगा और स्ट्रेट लाइन मेथड में इसको डिवाइड करके तो 7 साल पे पूरी इसकी डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन के रिलेटेड ही एक लॉ था इकोनॉमिक स्टिमुलस एक्ट ESA, इकोनॉमिक स्टिमुलस एक्ट ऑफ 2008 था, साइंड बाय प्रेसिडेंट बुश मई 2008 टेम्पोरेरी। तो ये क्योंकि USA की बात हो रही है, बुक भी उधर की लिखी गई है, तो एक एक्ट जो प्रेसिडेंट बुश ने साइन किया उसमें क्या किया, अलाउड एडिशनल फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल टू 50% के एडिशनल 50% जो है ना एडिशनल अलाउ कर दी गई कि वो एसेट के पहले साल में उसकी ज़्यादा रिकवरी हो सके तो उस पर टैक्स ऑफ द ओरिजिनल एडजस्टेड डेप्रिसिएबल बेसिस एलिजिबल प्रॉपर्टी विद द लाइफ ऑफ 20 ईयर ऑफ द आर लेस एंड परचेज एंड प्लेस द सीरीज इन 2008 कैन ऑप्ट आउट इफ द डेप्रिसिएबल टू द बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन है। तो ये एक लॉ स्पेसिफिक 2008 में आया था, उसकी उसने बुक में एग्जांपल दे दी है। तो इस एग्जांपल को अगर हम सॉल्व करने की भी कोशिश करें तो इसमें ये होगा कि ये इस एक्ट की अगर एग्जांपल दे दो, ज्यूम परचेज इन सर्विसेज और जुलाई 8 2008 में की है तो यूटिलाइज हाफ ईयर कन्वेंशनल एंड 5 ईयर MACR प्रॉपर्टी क्लास फॉर द 200,000 मशीन्स की करेंगे तो बोनस 50% जो है पहले साल में उसको मिल जाएगा। 50% तो पहले में 100,000 आ गया, बाकी बचा 100,000। तो रिमेनिंग जो 100,000 है उसमें 20 के माइनस 100 के बोनस अबाव करेंगे और 20% रेट बेस MACRS का तो 20,000 पहले साल में आ जाएगा, फिर अगले में उसका बढ़ के 120 आ जाएगा। तो क्योंकि ये 100 तो पहले में आ गया ना एक पहला ही, तो 100 पहला है और उसके 20,000 और हो गया तो टोटल जो रिजल्ट आया वो 120 आ गया। ठीक है, इसको मिलाकर डेप्रिसिएशन चार्जेस इन द फर्स्ट ईयर। तो इस लॉ के तहत फर्स्ट ईयर में उसको 200,000 में से 120,000 तो पहले साल ही एडजस्ट हो गए। टेम्परेरी ओनली ये 2008 के लिए था, सो विल इग्नोर इन सबसेक्वेंट एग्जांपल एज वेल एज इग्नोर्ड इन द स्लाइड टू 20 एग्जाम्पल्स जो दिए हैं उनको भी करें। ये बस एक लॉ था तो इस लॉ के बारे में मैंने थोड़ा सा बनाना आपको मुनासिब समझा।
तो ये हमारी जो स्लाइड्स, इसका पहला पार्ट जो है वो डेप्रीसिएशन तक मैंने कंप्लीट किया है। अब क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक ही वीडियो अगर हम इसको पूरा करते हैं पूरे चैप्टर को, तो आज इसको हाफ चैप्टर करते हैं और फिर अगला जो है फिर हम करेंगे, जो कि स्टार्ट होगा अदर टैक्स इशू से। तो इसमें टैक्स क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो टैक्सेस पे ज़्यादा अच्छी तरह करेंगे इंशाल्लाह हम। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। नो, आप उम्मीद है कि सारे इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे और आप ये चाहते हैं कि आपके बाकी भी स्टूडेंट फेलोज़, बाकी जो कोलीग्स हैं वो भी इसको अच्छी तरह समझें। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।